बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम प्लास्टिक सर्जरी और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी से रिलेटेड एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ बायलेटरल क्लेफ्ट लिप सर्जरी। इसमें हमारे पास ऑप्शन है रिपोजिशनिंग ऑफ द फिल्ट्रम एंड फिल्ट्रम इन प्रॉपर पोजिशन एंड अचीविंग सिमेट्री। ये SY है, सिमेट्री SYMETRY है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास मस्कुलर अप्रोक्सीमेशन। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है प्रिपेयर बिफोर 6 months ऑफ एज, रिपोजिशनिंग ऑफ एलर कार्टिलेज। ये एलर कार्टिलेज है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और इसके MCQs हैं, ठीक है ना। तो देखें इसमें हमारा जो आंसर है दैट इज़ रीपोजिशनिंग। जो रीपोजिशनिंग है ये हमारा आंसर है, ठीक है। दिस थिंग वायलेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ बायलेटरल क्लेफ्ट लिप सर्जरी, ठीक है। याद रखें जो बायलेटरल क्लेफ्ट लिप है, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप में देर इज़ नो फिल्ट्रम, ठीक है, देर इज़ नो फिल्ट्रम, ये आपने याद रखना है। तो बल्कि देखिए द सर्जन हैज़ टू क्रिएट वन, सर्जन हैज़ टू क्रिएट अ फिल्ट्रम, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखें जो हॉल मार्क्स है ना बायलेटरल क्लेफ्ट लिप सर्जरी के, जो हॉल मार्क्स हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके हॉल मार्क्स में 2 लेटरल लेबियो एल्वुलस, नंबर 1 हॉल मार्क जो है 2 लेटरल लेबियल डैश एल्वुलस डैश पैलेटाइन एलिमेंट्स, ठीक है ना, यानी कि लेटरल सेगमेंट्स, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इधर लिखा लेटरल, ठीक है, लेटरल सेगमेंट्स, ठीक है। और दूसरा जो हॉलमार्क है बायलेटरल क्लेफ्ट लिप सर्जरी का वो है एन इंटरवीनिंग सेंट्रल प्रोलेबियल, इंटरवीनिंग सेंट्रल प्रोलेबियल, इंटरवीनिंग सेंट्रल प्रोलेबियल प्रीमैक्सिलरी सेगमेंट, ठीक है ना। तो ये 2 हॉल मार्क्स हैं। देखें यहाँ पे एक है लेटरल सेगमेंट, ठीक है ना, लेटरल सेगमेंट, और दूसरा है सेंट्रल सेगमेंट, ठीक है, सेंट्रल प्रोलेबियल प्रीमैक्सिलरी, ठीक है। सेंट्रल सेगमेंट को प्रोलेबियल प्रीमैक्सिलरी सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये हॉल मार्क्स हैं, किसके हॉल मार्क्स हैं ये बायलेटरल क्लेफ्ट लिप सर्जरी के, ठीक है ना। देखें अब इस डायग्राम में आप देखें तो इस पेशेंट का यहाँ पे देखें ब्रॉड नेज़ल बेस नज़र आ रही है आपको, ठीक है। इसको लेबल करते हैं, ब्रॉड नेज़ल बेस नज़र आ रही है। इसी तरह इसको लेबलिंग करें तो थोड़ा सा बढ़ाते हैं मार्कर को, ठीक है ना, ब्रॉड नेज़ल बेस है, ठीक है ना। और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक देखें बिल्कुल शॉर्ट, यहाँ से यहाँ तक इसका ये जो नज़र आ रहा है दिस इज़ शॉर्ट कॉल्यूमेला नज़र आ रहा है आपको। और उसके अलावा ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन ये वाला, ये हमारा कहलाता है प्रोलेबियम, ठीक है। ये क्या कहलाता है, प्रोलेबियम, ठीक है, प्रोलेबियम। आप देखें इसमें एब्सेंट फिल्ट्रल कॉलम्स,
यहाँ पे आपको एब्सेंट फिल्ट्रम के कॉलम्स नज़र आएंगे, फिल्ट्रल कॉलम्स, और आपको नज़र आएगा नो वाइट रोल, देयर विल बी नो वाइट रोल। ठीक है ना। इसी तरह फिर इस एरिए को अंदर जो पोर्शन होगा इसको हम कहते हैं, इसके अंदर जो होगा जो यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, दैट इज़ कॉल्ड प्री मैक्सिला। ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड प्री मैक्सिला। ठीक है ना। इसी तरह इस एरिए को, ये जो है एरिया, ये वाला एरिया जो है ये वाला कहलाता है, क्या कहलाता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, ये क्या कहलाता है, लेटरल लेबियल लेबियल एल्वुलर एल्वुलर पैलेटाइन पैलेटाइन एलिमेंट्स कहलाते हैं ये। ठीक है, इसको निमोनिक के इकेजर LAP लैप एलिमेंट्स याद रखें। ठीक है ना, लेटरल लैप एलिमेंट्स। ठीक है, इसी तरह अगर इसको फर्दर देखें तो यहाँ पे देखें वाइड इसकी नेज़ल बेस है। ये देखें नेज़ल बेस नाक इस पेशेंट की यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके ये देखें यहाँ तक ख़त्म हो रही है। तो ये क्या है, दिस इज़ वाइड नेज़ल बेस, नेज़ल बेस आपको नज़र आ रही है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि लोअर लेटरल कार्टिलेज जो है दैट इज स्ट्रेच्ड। ठीक है, लोअर लेटरल कार्टिलेज इज स्ट्रेच्ड। तो ये डायग्राम है बायलेटरल, याद रखें बायलेटरल क्लेफ्ट लिप की, ये सिंगल नहीं है, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप की ये फिगर है। ठीक है ना। इसी तरह अगर आप इसको इधर देखें, क्लेफ्ट लिप्स कितने टाइप्स के हैं ये देखें, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये जो है ये यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप है। ठीक है, इस तरफ देखें, करीब से जूम करता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखें ये यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप है, ये है बायलेटरल क्लेफ्ट लिप। ठीक है, ये देखें इस तरफ से भी और इस तरफ से भी आपको, और ये फिर नॉर्मल फेस है डेफिनेटली। ठीक है ना। तो आपने ये देखना है। फिर क्लेफ्ट जो पैलेट है, पैलेट देखें ये आपको नॉर्मल पैलेट नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये जो है पार्शल क्लेफ्ट पैलेट है। ठीक है, पार्शियल क्लेफ्ट पैलेट में देखें इतना ये जो है डीपर नहीं है, जबकि कंप्लीट क्लेफ्ट लिप में, क्लेफ्ट पैलेट में देखें आपको ये कितना डीप तक चला गया है। ठीक है ना। तो दीज आर क्लेफ्ट पैलेट्स। ठीक है, मैंने सोचा आपको ये डायग्राम भी दिखा दूं। क्लेफ्ट पैलेट्स आर कितने, पार्शियल और कंप्लीट, जबकि क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट लिप इज यूनिलेटरल और बायलेटरल। ठीक है, अब देखें कि जो गोल्स हैं किसके, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप के, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप के जो गोल्स हैं, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप के गोल्स क्या क्या हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है ना। इसमें तकरीबन 7 किस्म के वो टारगेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला गोल है इसका, कि टू अचीव अ गुड सिमेट्री। ठीक है, टू अचीव अ गुड सिमेट्री, एनी प्राइमरी सिमेट्री शुड बी एड्रेस्ड एट द टाइम ऑफ रिपेयर। याद रखें, एनी प्राइमरी सिमेट्री should be addressed at the time of repair, at the टाइम ऑफ रिपेयर। ठीक है, पहला ये गोल है। दूसरा गोल अगर बात करें तो देखें कि जो दूसरा गोल है सिमेट्री बायलेटरल क्लेफ्ट लिप सर्जरी का, वो है कि वी प्लेस स्कार्स
कहाँ? along the seams of anatomical nasolabial subunits, ठीक है, anatomical nasolabial subunits, ठीक है। जो थर्ड गोल है हमारा, क्रिएशन ऑफ अपर लेबियल सल्कस, ULS, क्या बोलते हैं? अपर लेबियल सल्कस, ठीक है ना, अपर लेबियल सल्कस। अब इसको कैसे क्रिएट करेंगे? बाय यूजिंग म्यूकोजा ऑफ, हाउ? बाय यूजिंग म्यूकोजा ऑफ प्रोलेबियम, ठीक है। तो ये थर्ड रूल है, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट गोल क्या है हमारा? नेक्स्ट गोल है अचीविंग, सॉरी फॉर द स्पेलिंग्स, अचीविंग कंटिन्यूटी ऑफ द क्या? ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल, ठीक है, ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल, ठीक है। अब ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल जो है, ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल जो है, इसकी कंटिन्यूटी हम कैसे जो अचीव करेंगे? बाय कनेक्टिंग द मसल, देखें, बाय हाउ बाय कनेक्टिंग द मसल, ठीक है ना, बाय कनेक्टिंग द मसल ऑफ द लेटरल लिप एलिमेंट्स, ठीक है ना, मसल ऑफ द लेटरल लिप एलिमेंट्स अलोंग मिड लाइन, ठीक है ना, अलोंग मिड लाइन, ठीक है। फिर पांचवा गोल क्या है? पांचवा गोल है हमारे पास, हम क्या पढ़ रहे हैं? अगेन गोल्स ऑफ क्लेफ्ट लिप, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप रिपेयर, ठीक है। पांचवा है क्रिएशन ऑफ अ फिल्ट्रम, यही हमारा आंसर था, देखें, क्रिएशन ऑफ अ फिल्ट्रम, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जो फिल्ट्रम है, याद रखें, फिल्ट्रम जो है ये, इसमें आप क्या चीज़ अकाउंट में रखेंगे, क्या चीज़ रखेंगे माइंड में, कि यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द चेंजेस विथ एज या फिर चेंजेस विथ ग्रोथ। ये आप फिल्ट्रम को क्रिएट करने के टाइम में याद रखेंगे। क्यों पता है? वो इसलिए कि जो फिल्ट्रम होता है ना, ये जो फिल्ट्रम होता है, दिस इज़ नोन टू ग्रो, ठीक है ना, फास्टर। इसकी ग्रोथ जो होती है ना, फास्टर होती है एज कंपेयर टू क्या? एज कंपेयर टू कॉल्यूमेलर लेंथ एंड नेजल टिप, ठीक है, एज कंपेयर टू कॉल्यूमेलर लेंथ एंड नेजियल टिप, ठीक है ना। अच्छा, छठा गोल है, 6 गोल जो है हमारे पास, क्रिएट कंटिन्यूटी एंड सिमेट्री ऑफ द लिप वर्मिलियन आर्च, ठीक है ना। लिप वर्मिलियन आर्च जो है इसकी हम क्या करेंगे? छठा गोल है कंटिन्यूटी रखेंगे, ठीक है ना, इसकी कंटिन्यूटी रखेंगे और इसकी सिमेट्री रखेंगे, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्यूपिड्स बो भी क्रिएट करेंगे। क्यूपिड्स बो क्या चीज़ है ये आपको पता है। अच्छा, और मीडियन ट्यूबरकल भी, मीडियन
मीडियन ट्यूबरकल भी जो है हम क्रिएट करेंगे। हम क्रिएट क्या करेंगे, क्यूपिड्स बो और मीडियन जो ट्यूबरकल, ठीक है ना। ये जो है सफिशेंट हाइट इसकी सफिशेंट होनी चाहिए और फुलनेस इनकी सफिशेंट होनी चाहिए, याद रखें। हाइट एनफ होनी चाहिए, फुलनेस एनफ होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये हम कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये हम कैसे करते हैं, वी डू इट बाय यूजिंग टिश्यू फ्रॉम लेटरल लिप। यहाँ से आप टिश्यू कहाँ से लेंगे, टिश्यू लेंगे लेटरल लिप एलिमेंट से, ठीक है, लेटरल लिप एलिमेंट से टिश्यू लेंगे, ठीक है ना। जो 7वां गोल है हमारे पास, 7th गोल जो है बायलैटरल लिप रिपेयर का, इसमें हम नेज़ल डिफॉर्मिटी को भी करेक्ट करते हैं, ठीक है ना। याद रखें, नेज़ल डिफॉर्मिटी जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लिप रिपेयर इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जितना लिप रिपेयर इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसको भी उतना ही टाइम देना चाहिए आपको, उतना ही अटेंशन देना चाहिए, ठीक है ना, नेज़ल डिफॉर्मिटी की करेक्शन के लिए। सर्जरी जो है बायलैटरल जो क्लेफ्ट लिप में, इसको क्या कहते हैं हम, वैसे नेज़ोलेबियल रिपेयर बोलते हैं, ठीक है ना, नेज़ोलेबियल रिपेयर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नेज़ोलेबियल रिपेयर। इट्स नॉट अ लिप रिपेयर, याद रखें, ठीक है ना। बायलैटरल क्लेफ्ट लिप इज नॉट अ लिप रिपेयर। वैसे तो उसका नाम ऐसा है, बायलैटरल क्लेफ्ट लिप रिपेयर, ठीक है, लेकिन याद रखें, कहने का मकसद ये है कि जो नेज़ल डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको नेज़ोलेबियल रिपेयर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखें कि जो नेज़ल डिफॉर्मिटी की करेक्शन, यू शुड डू इट विदाउट क्रिएटिंग, क्या, यू शुड डू इट विदाउट क्रिएटिंग स्कार्स, ठीक है ना, विदाउट क्रिएटिंग स्कार्स आपको ये काम सरंजाम देना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जो गोल्स हैं, 7 गोल्स, ठीक है ना। वी हैव 7 गोल्स इन बायलैटरल लिप रिपेयर, 7 गोल्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा याद रखें, इस MCQ में मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताता हूँ कि जो बायलैटरल क्लेफ्ट लिप है ना, बायलैटरल क्लेफ्ट लिप, इसको रिपेयर करने का आइडियल टाइम क्या है। देखें, इसको हम 6 मंथ्स से पहले हमने रिपेयर करना है, अप टिल 6 मंथ्स आपने टाइम लेना है, ठीक है ना। तो 6 मंथ्स से पहले इसका क्या निमोनिक याद रखेंगे। देखें, अगर 6 लिखें तो ऐसे करके बी आता है ना, बायलैटरल, ठीक है ना। तो ये निमोनिक याद रखें कि जो 6 मंथ्स से पहले आपने बायलैटरल क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करना है। टाइमिंग्स के बारे में हम देखते हैं, देखें, अगर तो कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं मज़ीद फर्दर डिटेल में। क्लेफ्ट लिप है, ठीक है ना, अगर तो ये एलोन है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है क्लेफ्ट पैलेट एलोन, क्लेफ्ट पैलेट एलोन, और फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट साथ साथ। देखिए, पहले हमने देखना है क्लेफ्ट लिप एलोन, फिर हमने देखना है क्लेफ्ट पैलेट एलोन, फिर हमने देखना है दोनों का कॉम्बो, क्लेफ्ट लिप और पैलेट, ठीक है ना। अब क्लेफ्ट लिप एलोन देखें, अगर तो यूनिलेटरल है, यानी वन साइडेड है, ठीक है, यूनिलेटरल है, तो क्या होगा, हम सिर्फ एक ऑपरेशन करेंगे, वन ऑपरेशन, वन प्रोसीजर, 8 कब 5 to 6 मंथ्स, ठीक है। अगर क्लेफ्ट लिप बायलैटरल है, एलोन है, साथ में फिर बायलैटरल है, तो हम क्या करेंगे,
1 ऑपरेशन करेंगे, 1 सर्जरी करेंगे एट 4 to 5 मंथ्स, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट बुक्स से। फॉर एग्जांपल बेले में मैंने देखी हुई है, इसी तरह जो है ग्रेब एंड स्मिथ्स, ठीक है, ग्रेब एंड स्मिथ्स प्लास्टिक सर्जरी में से मैंने निकाला हुआ है मवाद। इसी तरह जो एक बुक है जिसका सेकेंड एडिशन चल रहा है, ग्लोबल क्लेफ्ट केयर, ठीक है ना, ग्लोबल क्लेफ्ट केयर, इनमें से सेकेंड एडिशन इसका, ठीक है ना। तो देखें, अगर तो क्लेफ्ट लिप एलोन है तो यूनिलेटरल है तो एक प्रोसीजर या फिर ऑपरेशन करेंगे एट 5 to 6 मंथ्स। अगर बायलेटरल है तो ऑपरेशन करेंगे एक प्रोसीजर करेंगे एट 4 to 5 मंथ्स, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्लेफ्ट पैलेट एलोन है तो देखें, पैलेट जो है वो सॉफ्ट पैलेट भी होता है, ठीक है, इसी तरह हार्ड पैलेट होता है, ठीक है ना। तो अगर तो सॉफ्ट पैलेट ओनली है, अगर सिर्फ सॉफ्ट पैलेट ओनली है तो हम क्या करेंगे, तो हम 1 सर्जरी करेंगे एट 6 मंथ्स, 1 सर्जरी एट 6 मंथ्स, ठीक है ना। अगर तो हार्ड पैलेट ओनली है, हार्ड पैलेट ओनली है तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना, कि 2 ऑपरेशंस करेंगे। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट टुगेदर है, ठीक है। पहले हम देखेंगे सॉफ्ट पैलेट ओनली, फिर हम देखेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट टुगेदर हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, 2 ऑपरेशंस करेंगे, 2 सर्जरीज करेंगे। देखें, सर्जरी को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, सर्जन को भी मैं ऐसे लिखता हूँ, सर्जरी को भी मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। तो सर्जरी करेंगे, ठीक है ना। अब 2 सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट टुगेदर है तो 2 सर्जरीज करेंगे। अब 2 सर्जरीज में फॉर सॉफ्ट पैलेट, देखें, फॉर सॉफ्ट पैलेट हम क्या करेंगे एट 6 मंथ्स करेंगे। फॉर हार्ड पैलेट पेशेंट को फिर बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, 15 to 18 मंथ्स बाद, 15 to 18 मंथ्स बाद हम बुलाएंगे हार्ड पैलेट के लिए, ठीक है ना। इसी तरह जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट टुगेदर है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट टुगेदर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर तो ये यूनिलेटरल है, हमने देखना है कि आया ये यूनिलेटरल है या फिर ये बाईलेटरल है, ठीक है ना। यूनिलेटरल को UL भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यूनिलेटरल है तो हम क्या करेंगे, 2 प्रोसीजर्स, 2 सर्जरीज करेंगे इस पेशेंट की। बाईलेटरल है तो भी हम क्या करेंगे, 2 सर्जरीज करेंगे, ठीक है ना। अब पहली सर्जरी कब करेंगे, 2 सर्जरीज करेंगे। तो क्लेफ्ट लिप एंड सॉफ्ट पैलेट हम कब करेंगे, क्लेफ्ट लिप प्लस सॉफ्ट पैलेट, ठीक है ना, हम कब करेंगे, क्लेफ्ट लिप एंड सॉफ्ट पैलेट 5 to 6 मंथ्स, 5 to 6 मंथ्स करेंगे। अगर उसको फिर हार्ड पैलेट, डेफिनेटली यूनिलेटरल बोथ है ना, तो हार्ड पैलेट कब करेंगे, हार्ड पैलेट उसका कब करेंगे, अगेन दूसरा प्रोसीजर, यानी कि 15 to 18 मंथ्स में करेंगे। और इस केस में हम विद और विदाउट लिप रिवीजन ये करेंगे, ठीक है, लिप रिवीजन, ठीक है। इसी तरह बायलेटरल है, ठीक है ना, बायलेटरल है तो भी हम 2 प्रोसीजर्स करेंगे, 2 सर्जरीज, ठीक है ना। अब 2 सर्जरीज कौन कौन सी, अगेन सेम बात है, क्लेफ्ट लिप प्लस सॉफ्ट पैलेट एट 5 to 6 मंथ्स, ठीक हो गया। इसी तरह फिर जो हार्ड पैलेट जो है, हार्ड पैलेट प्लस गम पेड, ठीक है ना, प्लस गम पेड विद और विदाउट लिप रिवीजन, ये सेम ही है। हार्ड इधर भी लिखें, हार्ड पैलेट प्लस गम पेड
एट 18 मंथ्स विद और विदाउट लिप रिवीजन, इधर भी है विद और विदाउट लिप रिवीजन। कब करेंगे? 15 टू 18 मंथ्स हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो था बायलैटरल क्लेफ्ट लिप पैलेट के बारे में एक एमसीक्यू। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है वो है चाइल्ड इज़ हैविंग राइट हेमी हाइपरट्रॉफी, ठीक है ना। इसको मैं चाइल्ड इज़ हैविंग राइट हेमी हाइपरट्रॉफी, ठीक है ना। हेमी हाइपरट्रॉफी है उसको राइट, पार्शियल उसको जाइगेंटिज्म है। पार्शियल जाइगेंटिज्म कहाँ कहाँ है? ऑफ द हैंड्स पे, फीट पे, ठीक है, पार्शियल जाइगेंटिज्म है। और मैक्रोडैक्टिली है उसको, इज मोस्ट लाइकली टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। आया उसको प्रोटियस सिंड्रोम है, आया उसको क्लिपल एंड रसल सिल्वर कंजेनिटल और न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1, तो इसका आंसर है प्रोटियस सिंड्रोम, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या है इसमें? प्रोटियस सिंड्रोम है, ठीक है ना। प्रोटियस सिंड्रोम, ठीक है ना, प्रोटियस सिंड्रोम है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये जो शेप है ये आपको प्रोटियस सिंड्रोम के पेशेंट में नज़र आएगी, ठीक है ना। इसको जो है बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल स्केलेटल इश्यूज़ होते हैं। देखें यहाँ पे आपको स्केलेटन भी इसका अजीब सा नज़र आ रहा है। इसी तरह इसको क्या हो सकता है? ओक्यूलर, पल्मोनरी, इसी तरह रीनल, बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ इसमें आती हैं प्रोटियस सिंड्रोम में, ठीक है ना। तो प्रोटियस सिंड्रोम देखें, प्रोटियस सिंड्रोम एक स्पोरेडिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना, एक स्पोरेडिक डिसऑर्डर है, याद रखें। और इसमें एक होता क्या है? इसमें सेरिब्रिफॉर्म नेवाई होते हैं, ठीक है, सेरिब्रिफॉर्म नेवाई इन द बॉडी, ठीक है। इसी तरह लाइपोमास होते हैं, लाइपोमास होंगे, आपको मिलेंगे। इसी तरह अनयूजुअल ट्यूमर्स आपको मिलेंगे, अनयूजुअल ट्यूमर्स मिलेंगे। इसी तरह और क्या मिलेगा? और इसमें आपको मिलेगा अनयूजुअल ट्यूमर्स। उसके बाद क्या मिलेगा? अनयूजुअल ट्यूमर्स के साथ स्केलेटल जो है ना, स्केलेटल ग्रोथ, उसकी स्केलेटल ग्रोथ जो होगी, उसकी स्केलेटल ग्रोथ जो होगी वो डिसप्रोपोर्शनेट टाइप होगी, ठीक है ना। स्केलेटल ग्रोथ डिसप्रोपोर्शनेट, ठीक है ना। देखें, इसीलिए आपको यहाँ पे देखो पार्शियल जाइगेंटिज्म टाइप चीज़ नज़र आ रही है। हेमी हाइपरट्रॉफी मतलब हेमी हाइपरट्रॉफी, इसमें देखें एक साइड में आपको ठीक नज़र आ रहा है, इसमें देखें हाइपरट्रॉफी आपको फेस में नज़र आ रही है। देखें ये हाथ इसका बिल्कुल ठीक है, इस हाथ में देखें तो जाइगेंटिज्म आपको नज़र आ रही है, बहुत बड़ा हाथ है ये वाला, ठीक है ना। इसी तरह इसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा, अब इनके साथ साथ फिर क्या होता है? इन एडिशन टू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, इनको पेशेंट्स को ओक्यूलर, ठीक है ना, इनको पल्मोनरी, ओक्यूलर और रीनल जो है, इनमें भी, इन सिस्टम्स में भी एबनॉर्मेलिटीज़ नज़र आती हैं। देखिए, मैं एबनॉर्मल चीज़ को मैं ऐसे लिखता हूँ, एबनॉर्मल को ऐसे करके फिर ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो एबनॉर्मेलिटी याद रखें, मेरे लेक्चर्स में ये साइंस एंड सिम्टम वो जो है शॉर्ट फॉर्म्स बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये जो है POR निमोनिक से याद रखें, POR, ठीक है, पल्मोनरी, ओक्यूलर और रीनल, ठीक है। तो ये स्पोरेडिक डिसऑर्डर है, याद रखें। सेरिब्रिफॉर्म कनेक्टिव टिश्यू नेवाई होंगे, कनेक्टिव टिश्यू सेरिब्रिफॉर्म नेवाई, लाइपोमास, अनयूजुअल ट्यूमर्स, अब ट्यूमर्स को मैं फिर T लिखता हूँ, ठीक है ना। और स्केलेटल ग्रोथ, स्केलेटल को मैं वैसे इस तरह लिखता हूँ लेकिन यहाँ फिलहाल पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो देखिए कि जो प्रोटियस सिंड्रोम है, प्रोटियस सिंड्रोम में क्या इसमें पाई जाएगी? प्रोटियस सिंड्रोम में टाइप 4 मैक्रोडैक्टिली, ठीक है ना, इसमें आपको टाइप 4 मैक्रोडैक्टिली मिल जाएगी,
मैक्रोडेक्टिली होती है पेशेंट में, ठीक है ना। अब टाइप 4 मैक्रोडेक्टिली में क्या होता है, इसमें जो होती है जाइगेंटिज्म होगी, और क्या होगा, हेमी हाइपरट्रोफी ऑफ द बॉडी, ठीक है। हेमी हाइपरट्रोफी देखें फेस की, देखें फेस, आधा फेस ठीक है, आधा हाथ ठीक है, बाकी इस तरफ देखो क्या हाल हुआ पड़ा है, इस तरफ भी और ग्रोथ है, ठीक है ना, इसीलिए इसको हेमी हाइपरट्रोफी बोलते हैं, ठीक है ना। जो है देखें ये पेशेंट ड्यूरिंग बर्थ, एट बर्थ, देखें ये पेशेंट्स को एट बर्थ ये चीज़ें नहीं होती, दे आर नॉर्मली लुकिंग, ठीक है। एट बर्थ जाइगेंटिज्म भी नहीं होती, हेमी हाइपरट्रोफी भी नहीं होती ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है ना। एट बर्थ ये नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है ना। एट बर्थ ये नॉर्मल होते हैं, और ये जो चीज़ें हैं, ये जाइगेंटिज्म और हेमी हाइपरट्रोफी, दे इवॉल्व लेटर इन द लाइफ, ठीक है ना। यही बात प्रोटियस सिंड्रोम को किससे डिफरेंशिएट करती है, प्रोटियस सिंड्रोम को डिफरेंशिएट करती है केटी सिंड्रोम से, ठीक है ना। केटी सिंड्रोम, एक और सिंड्रोम होता है जिसको केटी सिंड्रोम कहते हैं, याद रखें। के से क्लिपल KLIPL, और टी से ट्रिनोने सिंड्रोम, क्लिपल ट्रिनोने सिंड्रोम जो होता है ना, इसमें इश्यूज आते हैं एट बर्थ आते हैं, जबकि प्रोटियस सिंड्रोम जो है ये इसके इश्यूज एट बर्थ नहीं आते, लेटर इन लाइफ आएंगे, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा देखें जो प्रोटियस सिंड्रोम है, इसमें जो है वेस्कुलर एनोमलीज आपको नज़र आएंगे, ठीक है ना। क्या नज़र आएंगे आपको इसमें, वेस्कुलर एनोमलीज भी नज़र आएंगी, वेस्कुलर एनोमलीज, ठीक है ना। वेस्कुलर एनोमलीज में देखें डिफरेंट टाइप्स, कैपिलरी मेल फॉर्मेशन जिसको मैं CM बोलता हूँ, इसी तरह वेनस मेल फॉर्मेशंस आपको नज़र आएंगी, VM, इसी तरह लिम्फेटिक मेल फॉर्मेशंस आपको नज़र आएंगे, या फिर कुछ में दो नज़र आएंगे, कैपिलरी मेल फॉर्मेशन टुगेदर भी नज़र आ सकते हैं, आइसोलेटेड भी नज़र आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने माइंड में रखना है। लेकिन देखें एक और बात कि इसमें जो वेस्कुलर मेल फॉर्मेशंस होंगी ये होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जो है रैंडमली, दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। रैंडमली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कोई ख़ास जगह नहीं होती। कहाँ हो सकते हैं, ये ट्रंक्स पे हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, और ये लिम्स में हो सकते हैं, ठीक है ना। ये वेस्कुलर जो है मेल फॉर्मेशंस, ठीक है। प्रोटियस सिंड्रोम याद रखें, प्रोटियस सिंड्रोम जो है, तीसरी बात प्रोटियस सिंड्रोम के बारे में याद रखें कि डोमिनेंट जो लिथल जीन है, सोमेटिक मोजाइसिज्म की वजह से ये होता है, ठीक है ना। इसमें आपको पता है इट इज़ ड्यू टू डोमिनेंट लिथल जीन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रोटियस सिंड्रोम के बारे में याद रखें कि इसकी जो मैनेजमेंट है दैट इज़ सपोर्टिव, ठीक है ना। क्या क्या आप ऑपरेट करेंगे इसमें, बस सपोर्टिव आपने मैनेजमेंट पे रखना है पेशेंट को, ठीक है, ठीक है ना। तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो मोस्टली सपोर्टिव ही होती है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको एक क्या नज़र आ रहा है, ये प्रोटियस सिंड्रोम का पेशेंट है, ठीक है। प्रोटियस सिंड्रोम का पेशेंट है, यहाँ पे हाफ ऑफ द बॉडी इज़ गुड, ठीक है। ये दिस साइड ऑफ बॉडी इज़ गुड। यहाँ पे देखें हाइपरट्रॉफी भी पड़ी है, यहाँ भी देखें एब्नॉर्मल जो है क्या कहते हैं इसको, हाइपरट्रॉफिड हैंड्स, आपको हाइपरट्रॉफिड देखें। इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू सिरिब्रिफॉर्म नेवाई है ना, सिरिब्रिफॉर्म नेवाई, ये देखें, ये आपको इस हाथ में नज़र आएंगे, ठीक है ना। इस हाथ में ये देखें, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू सिरिब्रिफॉर्म, पाँव में भी इस तरह होते हैं, पाँव के पाँव में देखें ना आप,
इस तरह के आपको नेवाई नज़र आएंगे इस पेशेंट के, ठीक है। इसमें देखें, याद रखें, आपको सीवियर देखें ऑर्थोपेडिक जो मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है ना, इसमें सीवियर ऑर्थोपेडिक ऑर्थो मैनिफेस्टेशंस कौन कौन से, स्कोलियोसिस आपको नज़र आएगी, स्कोलियोसिस नज़र आएगी, इसी तरह ओवर ग्रोथ होगी, ठीक है ना, इसी तरह ओवर ग्रोथ नज़र आएगी हाथ पाँव में, और जैसे इतना बड़ा हाथ है देखें इसका, और ये देखें हाथ इसका छोटा है, ठीक है। इसी तरह वेल्गस डिफॉर्मिटी आपको नज़र आएगी, वेल्गस डिफॉर्मिटी भी नज़र आएगी, ठीक है ना। बहरहाल इसका स्केल्टन जो होगा डिस्टॉर्टेड होगा, आपको डिस्टॉर्टेड स्केल्टन नज़र आएगा किसमें, प्रोटियस सिंड्रोम में, ठीक है ना। और बाकी जो है हैंड्स एंड फीट की डिस्टॉर्शन मैंने आपको पहले भी बता दी, ठीक है ना। अब देखें जो केटी सिंड्रोम है, केटी सिंड्रोम, ठीक है ना, केटी सिंड्रोम, ठीक है ना, केटी सिंड्रोम, केटी सिंड्रोम जो है इसमें जो आपको, what is this sign in the middle of my lecture, I want to remove it, ठीक है। खैर, केटी सिंड्रोम जो है ना, केटी सिंड्रोम इसमें कंबाइंड आपको कंबाइंड कैपिलरी लिम्फेटिक वेनस मेल फॉर्मेशंस नज़र आएंगी, कंबाइंड कैपिलरी लिम्फेटिक वेनस मेल फॉर्मेशंस नज़र आएंगी। और इसमें भी देखें प्लस इसमें भी सॉफ्ट टिश्यू और स्केलेटल, सॉफ्ट टिश्यू और स्केलेटल मेल फॉर्मेशंस आपको नज़र आएंगे। केटी सिंड्रोम जिसको मैंने क्लिपल ट्रिनोने सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह स्केलेटल हाइपरट्रोफी इसमें होगी इन वन लिम्ब और ग्रेटर देन वन लिम्स, ठीक है ना, मोर वन और मोर लिम्स में नज़र आएगी, ठीक है। इसी तरह एक और सिंड्रोम होता है जिसको रसल सिल्वर सिंड्रोम बोलते हैं, रसल सिल्वर सिंड्रोम, ठीक है ना। रसल सिल्वर सिंड्रोम इसमें भी ये भी एक क्या है, ग्रोथ डिसऑर्डर है, ग्रोथ डिसऑर्डर है, याद रखें, ठीक है। जो रसल सिल्वर में क्या होती है, स्लो ग्रोथ होती है, स्लो ग्रोथ होगी बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, ठीक है ना। इसमें जो है स्लो ग्रोथ होती है। ऐसे पेशेंट्स में, रसल सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में लो बर्थ वेट होगा, लो बर्थ वेट वाले पेशेंट्स होंगे, और इवन जो है आफ्टर बर्थ फेलियर टू थ्राइव होंगे, ठीक है ना, अच्छा ग्रोथ इनको नहीं होता। इसमें देखें, याद रखें, रसल क्रो में हेड ग्रोथ जो होती है, हेड ग्रोथ जो होगी दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। हेड ग्रोथ आपको रसल क्रो में नॉर्मल नज़र आएगी, और इस जबकि जो नीचे ट्रंक है वो छोटा, इसीलिए हेड इसमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है ना। अल्दो हेड ग्रोथ इज़ नॉर्मल, लेकिन उसकी जो ट्रंक की ग्रोथ है नीचे वो कम होती है, तो फिर सर ऑटोमेटिकली इसमें बड़ा बड़ा नज़र आएगा पेशेंट का, ठीक है, सर बहुत बड़ा सा नज़र आएगा, हालांकि वो नॉर्मल होगा, ठीक है ना, लेकिन सर बहुत बड़ा नज़र आएगा, ठीक है ना। इसी तरह इसमें जो है फेस, पेशेंट का फेस जो है वो छोटा होगा, स्मॉल होगा, और फोरहेड प्रोमिनेंट होगा, फोरहेड विल बी प्रोमिनेंट, रसल क्रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, फोरहेड प्रोमिनेंट होगा। चिन जो है, चिन पेशेंट की चिन नैरो होगी, चिन नैरो होगी, और जॉ भी स्मॉल होगा, जॉ विल आल्सो बी स्मॉल, ठीक है ना। तो ये रसल क्रो सिंड्रोम के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना।
इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो थिन होते हैं, रसल क्रो के पेशेंट्स। एपिटाइट भी इनकी रिड्यूस्ड होती है, एपिटाइट भी रिड्यूस होगी, और हाइपोग्लाइसीमिक होते हैं ये पेशेंट्स, ठीक है। एक तो एपिटाइट भी कम होती है और हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि इनको फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ भी होंगी, ठीक है, फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ भी होंगी रसल क्रो सिंड्रोम में, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ठीक है ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हैड ठीक है ना, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, एक पेशेंट को इंट्रा आर्टिकुलर उसको इंजेक्शन लगा है, ठीक है। उसको क्या था असल में, रिस्ट पेन था, रिस्ट पेन था, जिसकी वजह से ये रिस्ट है, ठीक है ना, दिस इज नॉट वेस्ट, रिस्ट पेन था। आफ्टर इंजेक्शन पेशेंट गॉट प्रोग्रेसिव सेंसरी मोटर डेफिसिट इन द एरिया ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है ना। इंजेक्शन के बाद सेंसरी मोटर डेफिसिट हुआ है इन द टेरिटरी ऑफ मीडियन नर्व की टेरिटरी में, इसको सेंसरी मोटर डेफिसिट हुआ है। पेशेंट प्रेजेंटेड टू द ओपीडी, ठीक है ना, आफ्टर 10 डेज, उसके बाद इंजेक्शन के बाद 10 दिन बाद पेशेंट हमारी ओपीडी में आया हुआ है, ठीक है ना। ओपीडी में व्हाट विल बी द मैनेजमेंट प्लान, ये पूछते हैं कि मैनेजमेंट प्लान क्या होगा इफ़ द पेशेंट इज सफर्ड फ्रॉम अ नर्व इंजरी। सपोज आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, जो सर्जन है, कि उसको नर्व इंजरी है, तो आपका क्या मैनेजमेंट प्लान होगा, ठीक है ना, मैनेजमेंट प्लान क्या होगा कहता है, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में जो है हम क्या कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं उसको फिजियोथेरेपी फॉर 6 मंथ्स, या उसकी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ करेंगे, ये पूछता है, एंड वेट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है ना, टू अलो द नर्व, अलो रिकवरी ऑफ द नर्व, ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि या फिर आप इमीडिएट एक्सप्लोर करोगे एक्सीजन ऑफ द न्यूरोमा इन द नर्व एंड नर्व ग्राफ्टिंग, ठीक है, आया आप ये करोगे कहता है, ठीक है, एंड नर्व ग्राफ्टिंग करोगे, या फिर एक्सप्लोरेशन आफ्टर 6 मंथ्स एंड नर्व ग्राफ्टिंग करोगे, ये कह रहा है, ठीक है। या फिर उसको ट्रांस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटेंस क्या है, ट्रांस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है, अनटिल फंक्शनल रिकवरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कि आपने क्या करना है, उसको जो इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडीज़, और 3 मंथ्स तक वेट करते रहना है टू एलो नर्व रिकवरी ऑफ द नर्व, ठीक है, रिकवरी ऑफ नर्व है, ये नर्व ऑफ रिकवरी नहीं है, ठीक है। तो टू एलो रिकवरी ऑफ नर्व, तो हम 3 मंथ्स वेट करेंगे, उसकी हम इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ कराएंगे पहले, और 3 मंथ्स तक वेट करेंगे, और इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ के बाद 3 मंथ्स तक वेट करेंगे, और हम देखेंगे कि रिकवरी जो है होती है या नहीं होती, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो याद रखें कि जो शार्प नर्व इंजरीज है ना, जो शार्प नर्व इंजरीज हैं, शार्प नर्व इंजरीज, ठीक है ना, तो शार्प नर्व इंजरीज की हम क्या करते हैं, हम रिपेयर करते हैं, या फिर हम इसकी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। शार्प नर्व इंजरीज की रिपेयर या फिर रिकंस्ट्रक्शन, ये जो है एक टाइमली फैशन में हमने करना होता है, ठीक है ना, इन अ टाइमली फैशन वी डू रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द शार्प नर्व इंजरीज, ठीक है ना। जनरली याद रखें, मिनिमल डिले होना चाहिए इसमें, मिनिमल डिले होना चाहिए,
और इसी से ही फिर क्या कहते हैं, हमारा टारगेट क्या होता है, हेल्दी वूंड बेड, ठीक है, टू अचीव अ हेल्दी wound bed there should be minimal delay to achieve a healthy wound bed, ठीक है। एक बात तो ये हो गई रिगार्डिंग शार्प नर्व इंजरीज। देखें एक दूसरी बात है क्लोज्ड इंजरीज, ठीक है ना। अब देखें क्लोज्ड इंजरीज है, क्लोज्ड इंजरी किसी पेशेंट को होती है फॉर एग्जांपल, तो वो हम क्या करते हैं 12 वीक्स जो है ना तक हम ट्रीट करते हैं, ताकि इन 12 वीक्स में पेशेंट को क्या हो, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री इंजरीज, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री जो इंजरीज हैं देखिए कुड शो साइंस ऑफ रिकवरी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें कि एक तो उसको पेशेंट को जो है शार्प नर्व इंजरी हुई है फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को, तो हम ये रिपेयर टाइमली फैशन में रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और मिनिमल डिले रखेंगे टू अचीव हेल्दी वुंड बेड। अगर क्लोज इंजरी है तो हमारे पास 12 हफ्ते तक का टाइम है, ठीक है ना, क्योंकि ताकि जो फर्स्ट एंड सेकंड एंड जो थर्ड डिग्री इंजरीज हैं, ठीक है ना, दे कैन शो साइंस ऑफ रिकवरी इन दिस मच टाइम, ठीक है ना। एक बात याद रखनी है आपने, ठीक है ना। तो अब साइंस ऑफ रिकवरी इनमें आ गए, ठीक है, ठीक है ना, साइंस ऑफ रिकवरी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये रिकवरी जो है इसको हम कैसे असेस करेंगे, हाँ आप पेशेंट को बुलाएंगे, ठीक है ना, फिर क्या करेंगे उसकी हम क्या करेंगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन, और ये सीरियल फिज़िकल एग्जामिनेशंस होंगे याद रखें, और साथ साथ में इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक नर्व स्टडीज़, ठीक है ना, इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक नर्व स्टडीज़, ठीक है ना। यही हमारा आंसर ऑफ द क्वेश्चन है। इलेक्ट्रो डायनामिक नर्व स्टडीज़ करेंगे एंड हम कब करेंगे, 6 वीक्स में और 12 वीक्स में बुला के उसकी इलेक्ट्रोडायनेमिक स्टडीज़ करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह जो है इससे फिर क्या होती है, एक एक्यूरेट असेसमेंट हमें मिलेगी, एक्यूरेट असेसमेंट मिलेगी। किस चीज़ की असेसमेंट, डिग्री ऑफ इंजरी की, डिग्री ऑफ इंजरी क्या है उसकी, ठीक है, और अप्रोप्रिएट फिर हमें सब्सीक्वेंट या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान भी हमारे हाथ में आएगा, ठीक है ना। तो देखें इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन है उसको, ठीक है ना। तो ये एक क्लोज्ड इंजरी है, क्लोज्ड इंजरी हम 12 हफ्ते तक वेट कर सकते हैं उसकी, फिर देख सकते हैं कि आया फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री है तो साइंस ऑफ रिकवरी दिखा रही है कि नहीं। इस बीच में हम पेशेंट को असेस भी करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे रेगुलर, इसी तरह फिर ठीक है फिजिकल एग्जामिनेशंस के साथ साथ हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशंस के साथ साथ हम इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ करेंगे, इसको इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक नर्व स्टडीज़ भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। और वो कब 6 महीने में और 12 वीक्स, दिस नॉट मंथ्स, वीक्स, ठीक है, ताकि हमारे पास एक एक्यूरेट असेसमेंट आए और डिग्री ऑफ इंजरी का हमें पता चले और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान हम डिसाइड कर सकें, ठीक है ना। तो ये आपने जहन में रखना है। अब देखें एक चार्ट है जो कि ऐसे केसेस में बहुत काम आता है, वो चार्ट मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चार्ट हमने ग्रेब एंड स्मिथ, ठीक है, ग्रेब एंड स्मिथ्स प्लास्टिक सर्जरी से लिया हुआ है, ठीक है। देखें सबसे पहले इस चार्ट में सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हम वीक्स लिखेंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस में ऐसे करके वीक्स, ठीक है ना। वीक्स में हमारे पास आएगा फर्स्ट 1 2 3 वीक्स, फिर आगे उसके बाद आएगा हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 4 to
6 वीक्स, ठीक है। उसके बाद आएगा एंड ऑफ 3rd मंथ, ठीक है, एंड ऑफ 3rd मंथ ये आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोज नर्व इंजरी हो गई है उस पेशेंट को, ठीक है ना, क्लोज्ड नर्व इंजरी हो चुकी है, हो गई है, ठीक है ना। क्लोज नर्व इंजरी होती है तो फर्स्ट 3 वीक्स टू 6 वीक्स में, ठीक है, ये देखें, हम उसकी क्या करेंगे, नर्व कंडक्शन स्टडीज कराएंगे और क्या कराएंगे, EMG कराएंगे, ठीक है ना। EMG इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है। NCS इज नर्व कंडक्शन स्टडीज, EMG इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखें क्लोज नर्व इंजरी है, अगर तो हमें जो एरिया ऑफ इंट्रैपमेंट नाउन है, नाउन एरिया ऑफ इंट्रैपमेंट है, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, इसको मैं शार्प कलर से लिखता हूँ, ठीक है। इफ देयर इज नॉन एरिया ऑफ इंट्रैपमेंट, ठीक है ना, फिर भी हम क्या करेंगे, नर्व कंडक्शन स्टडीज कराएंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफीज कराएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें देखें यहाँ पे अगर नो रिकवरी है, ठीक है, नो रिकवरी है तो हम क्या करेंगे, सर्जिकल डीकम्प्रेशन, डीसी डीकम्प्रेशन, ठीक है, करेंगे। अगर पार्शियल एनाटॉमिक रिकवरी है, अगर उसको पार्शियल एनाटॉमिक रिकवरी है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे मंथली इलेक्ट्रिकल एंड क्लिनिकल असेसमेंट्स, पेशेंट को बुलाएंगे और इलेक्ट्रिकल असेसमेंट्स करेंगे, वही नर्व कंडक्शन स्टडीज एंड दिस एंड दैट, एंड फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये कब करेंगे, मंथली के हिसाब से, पर मंथली, ठीक है, पर मंथ करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर, ठीक है ना, मंथली इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल असेसमेंट्स करेंगे, ठीक है। और फिर इससे क्या हो सकता है, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, कंटिन्यूड रिकवरी हो सकती है, यानी ऑब्जर्वेशन में कंटिन्यूएशन ऑफ रिकवरी हमारे पास आ सकती है, या फिर फेलियर हो सकता है, फेलियर टू रिकवर हो सकता है, फेलियर टू रिकवर, ठीक है ना। इसी तरह नर्व कंडक्शन स्टडीज़ का करेंगे, अगर हमें एरिया नोन नहीं है, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करेंगे, हो सकता है रिकवरी हो, ठीक है, हो सकता है रिकवरी हो, और हो भी सकता है कि रिकवरी क्या हो, नहीं हो, नो रिकवरी, ठीक है। अगर नहीं है रिकवरी और हमें एरिया इंट्रैपमेंट भी पता नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे दोबारा नर्व कंडक्शन स्टडीज़ और इलेक्ट्रोमायोग्राफीज़, ठीक है, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करेंगे और इलेक्ट्रोमायोग्राफीज़ करेंगे, ठीक है। अब इससे क्या हो सकता है, इससे हो सकता है रिकवरी हो सकती है, रिकवरी हो सकती है, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, मोटर यूनिट पोटेंशियल्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है, रिकवरी हो सकती है। तो रिकवरी अगर होती है तो फिर हम इसकी दोबारा से क्या करेंगे, मंथली इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल असेसमेंट्स करेंगे, ठीक है। इसको आपने यहाँ से लाके देखना है, ठीक है ना, मंथली इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल असेसमेंट्स। अगर तो नो रिकवरी है, नो रिकवरी नहीं हो रही तो फिर हम सर्जरी करेंगे, ठीक है ना, रिकवरी नहीं है तो फिर सर्जरी। अब देखें इसमें सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी में नेप क्या है,
नेप इज नर्व एक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, नेप इज नर्व एक्शन पोटेंशियल। नेप प्रेजेंट है और नेप एब्सेंट है, ठीक है ना। तो नेप प्रेजेंट है न्यूरोलिसिस, नेप प्रेजेंट न्यूरोलिसिस, नेप एब्सेंट क्या है, नर्व ग्राफ्ट, नर्व ग्राफ्ट, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है, कहीं भी अगर हमारे किसी भी पेशेंट को वो है नर्व इंजरी है, वो कौन सी नर्व इंजरी, क्लोज्ड नर्व इंजरी, तो ये उसका एलोगरिथम है, ठीक है ना। दिस इज एलोगरिथम फॉर क्लोज्ड नर्व इंजरी, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। दिस वॉज टेकन फ्रॉम ग्रेब एंड स्मिथ्स प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि इन ए 1 year old चाइल्ड, ठीक है, क्या है, इन ए 1 year old चाइल्ड in a 1 year old child what will be the best strategy in case of strawberry hemangioma, ठीक है ना, strawberry hemangioma है इसको, ठीक है ना, इस पेशेंट को in a 1 year old child what will be the best management strategy in case of strawberry hemangioma, ठीक है ना। hemangioma की स्पेलिंग hemangioma, ठीक है ना। यहाँ पे लिखता हूँ hemangioma। आया आप उसकी सर्जिकल एक्सिजन करेंगे, आया आप उसकी क्रायोथेरेपी करेंगे, आया आप उसकी वेटफुल वॉचिंग करेंगे, आया आप पल्स्ड येलो डाई लेज़र थेरेपी करेंगे, या फिर आप उसकी ओरल बीटा ब्लॉकर थेरेपी करेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर है वेटफुल वॉचिंग, ठीक है ना, वेटफुल वॉचिंग। देखिए चाइल्ड जो है वो 1 year का है, ठीक है ना, और उसको क्या इशू है, स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा, ठीक है ना। तो देखिए जो टिपिकल स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा होता है वो कब प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट करता है ये फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, फर्स्ट वीक में होता है ये टिपिकल जो हेमेंजियोमा होता है, ठीक है ना। और इसमें असल में स्ट्रॉबेरी कलर्ड स्मॉल लेयन सा होता है ये, ठीक है ना। जो है शुरू में ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो करने लग जाता है ये स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा। देखिए स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा के बारे में पूरी की पूरी जो है स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू का जो लेक्चर है हमारा, वो उसमें सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है कि ये कैसा होता है, और ठीक है ना, बहरहाल उसकी सारी डिटेल्स वहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना। देखिए जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि इन्फेंट की जो ग्रोथ होती है उसके हिसाब से नहीं ग्रो कर रहा होता है, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है, प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है वो फिर 6 से 12 मंथ्स तक ये स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा जा रहा होता है, ठीक है ना। ये देखें उस वक्त रुकता है जब जो एंजियोजेनिक फैक्टर्स होते हैं ना, एंजियोजेनिक जो फैक्टर्स होते हैं वो फिर क्या करते हैं, जो ग्रोथ फैक्टर, जो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, एंडोथेलियल ग्रोथ है, ठीक है ना, एंडोथेलियल ग्रोथ इसको जो है ना स्टिमुलेट करते हैं ये फैक्टर्स, ठीक है ना, इसको स्टिमुलेट करते हैं। एंजियोजेनिक फैक्टर्स एंडोथेलियल ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं तब तक जब 12 मंथ्स के आसपास का टाइम होता है तो दीज फैक्टर्स आर टर्न्ड ऑफ, ठीक है। जब टर्न ऑफ होते हैं तो फिर एंडोथेलियल ग्रोथ भी नहीं होगी इसकी, ठीक है ना। तो याद रखें कि जो स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमास हैं 10% ऑफ द स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमास जो हैं
दे रिजॉल्व इन 1 ईयर, ठीक है। उसके बाद जब एंजियोजेनिक फैक्टर्स नहीं स्टिमुलेट करना बंद कर देते हैं तो ये रिजॉल्व होते हैं, ठीक है ना। जबकि जो 70% हीमेंजियोमास हैं वो फिर 7 साल तक जारी रहते हैं, 7 साल तक आपको पेशेंट में नज़र आएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है कि अगर तो 1 साल का पेशेंट है तो हम वेटफुल वॉचिंग करेंगे, ठीक है, उसकी वेटफुल वॉचिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एमसीक्यू है कि कॉस्मेटिकली बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सी है फॉर हीमेंजियोमा, ठीक है ना। इन सब में से एमसीक्यूज दिए हुए हैं यहाँ पे। रेडियोथेरेपी है, इंट्रालेनल स्टेरॉयड इंजेक्शन है, क्रायोथेरेपी है, सर्जिकल एक्सीजन है, लेजर थेरेपी। तो इन सब में से कॉस्मेटिकली बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हीमेंजियोमा कौन सी है कह रहा है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हमारे पास जो आंसर है इसका लेज़र थेरेपी, ठीक है, डेफिनेटली लेज़र थेरेपी इज़ कॉस्मेटिकली बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हीमेंजियोमास, ठीक है ना। कि देखिए याद रखें कि जो हीमेंजियोमास हैं, हीमेंजियोमास these are the most common benign tumors, benign जो ट्यूमर्स हैं किसके, इन्फेंसी के। हीमेंजियोमास आर मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ इन्फेंसी, याद रखें, ठीक है ना। अच्छा, इसके खास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं बिनाइन हीमेंजियोमास के। इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या है, याद रखें, जो पहले भी बताई मैंने, 70% जो होते हैं वो रिग्रेस कर जाते हैं 7 साल तक, खुद बहुत ये ख़त्म हो जाते हैं। जबकि 30% जो हैं, 30% जो हैं वो परसिस्ट करते हैं, वो परसिस्ट करते हैं। यही 30% आपके पेशेंट्स हैं, ठीक है ना। यही 30% फिर आपके पास ओपीडी में आएंगे, ठीक है ना। 70% अप टिल 7 इयर्स ख़त्म हो जाएंगे, 30% 7 साल बाद तक भी रहते हैं। वही पेशेंट्स आपके पेशेंट्स हैं ओपीडी के, ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट्स को कॉस्मेटिक कोई इशू हो सकता है, तो इसकी वजह से पेशेंट्स कंसर्न होते हैं, जिसकी वजह से इनको आपकी ओपीडी में लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये लार्ज हों, देखें हीमेंजियोमास इफ दे आर लार्ज, ठीक है ना, अगर तो लार्ज है, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स को ट्रैप कर सकते हैं अपने अंदर, ठीक है। दे ट्रैप प्लेटलेट्स इनसाइड देम, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये जब प्लेटलेट्स ट्रैप होंगे, कैद होंगे, तो क्या होगी, प्लेटलेट की कमी को क्या कहते हैं हम, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ठीक है। तो ये थ्रोम्बोसाइटोपीनिया करा सकते हैं आपके पेशेंट्स में, ठीक है ना। तो अगर लार्ज हैं तो हर छोटा मोटा इतना सा लयन है तो लाजमी नहीं है कि वो, हो सकता है वो बहुत बड़ा लयन हो जिसकी वजह से उसको थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हो सकता है, ठीक है ना। लेज़र थेरेपी देखें, लेज़र जो ट्रीटमेंट है, लेज़र थेरेपी वो वेरी इफ़ेक्टिव है, कॉस्मेटिकली भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये इफ़ेक्टिव है, कॉस्मेटिकली भी अच्छी रहती है, ये वेरी गुड है लेज़र थेरेपी, ठीक है। और इसमें फिर हम कौन सा क्या डाई वो करते हैं, इसमें पल्स्ड येलो डाई लेज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। पल्स्ड येलो डाई लेज़र यूज़ करते हैं। अच्छा, लेज़र, अब देखें लेज़र की जो है ना, लेज़र फिर क्या करता है, लेज़र पेनिट्रेट्स डेफिनेटली लेज़र इस जो है क्रिएटेड फॉर पेनिट्रेशन, ठीक है। अब ये फ्यू मिलीमीटर कहाँ तक पेनिट्रेट करेगा, फ्यू मिलीमीटर्स तक ये पेनिट्रेट करता है लेज़र, ठीक है। और हीमेंजियोमा के अंदर, ठीक है, हीमेंजियोमा को डेफिनेटली हीमेंजियोमा को टारगेट करते हैं और ये फ्यू मिलीमीटर्स अंदर तक जाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब लेज़र जो है दैट इज़ गुड फॉर नंबर 1 स्मॉल अर्ली हीमेंजियोमास,
ठीक है, दिस इज़ गुड फॉर स्मॉल अर्ली हीमेंजियोमास। इसी तरह जो है अल्सरेटेड हीमेंजियोमास में भी लेज़र काम करता है। अल्सरेटेड हीमेंजियोमास इसमें भी, और इसी तरह नंबर 3 पे जो है रिग्रेस्ड हीमेंजियोमास जो है, ठीक है ना, इन सब में लेज़र बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात याद रखें, जो जब भी लेज़र होता है तो लेज़र के सेशंस होते हैं, ठीक है ना, लेज़र के सेशंस होते हैं, ठीक है ना। अब सेशंस जो हैं 2 to 4 वीकली सेशंस होते हैं इसके, ठीक है, यानी कि हर 2 हफ्ते बाद या फिर हर 4 हफ्ते बाद पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास और लेज़र कराएगा, ठीक है ना। अब ये जो 2 to 4 वीकली लेज़र्स हैं ये रिकमेंडेड हैं, रिकमेंडेड एंड टेस्टेड हैं 2 to 4 वीक्स लेज़र, ठीक है ना। इसमें पेशेंट को जो है अटेंडेंट्स को, पेरेंट्स को आप बताएंगे कि आपने इस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 2 to 4 वीकली सेशंस को। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, अदरवाइज़ जो हीमेंजियोमा की जो ग्रोथ है वो रिबाउंड कर सकती है, याद रखें, दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। आपने 2 to 4 वीक कंप्लाइंस पे पेशेंट को क्या करना है, फोकस रहने को बोलना है। अगर वो मिस करते हैं तो रिबाउंड ग्रोथ हो सकती है, हीमेंजियोमा की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा MCQ है कि क्या कहता है MCQ में कि 14 years old girl comes to your OPD with macular reddish marks, ठीक है ना। अब ये मार्क्स कहाँ हैं, these macular reddish marks are on her eyelid, left cheek and forehead, ठीक है ना, with raised nodules over some parts, ठीक है ना। है तो रेश, ऐसे रेश है, लेकिन कहीं रेज्ड नोड्यूल्स हैं, कहता है ऐसे नोड्यूल्स हैं, ठीक है। द लेन इज सिंस बर्थ, ठीक है ना, क्योंकि ये देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको अभी बताऊंगा सिंस बर्थ क्यों है, ठीक है। एंड द पेशेंट नीड्स कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट। व्हाट विल बी द बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन, आया रेडियोथेरेपी करेंगे, आया क्रायोथेरेपी करेंगे, आया लेज़र थेरेपी करेंगे, आया एक्सीजन एंड ग्राफ्टिंग करेंगे, आया वेटफुल वॉचिंग करेंगे, या डर्म एब्रेजन करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो देखिए 14 ईयर्स ऑफ एज है, तो कंसेप्ट यहाँ पे याद रखें कि वेटफुल वॉचिंग का तो कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। 14 साल में आप फिर क्या क्या देखोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर जो हमारे पास है, जैसा कि मैंने कहा था, बेस्ट कॉस्मेटिक रिजल्ट्स लेज़र देता है, ठीक है ना, लेज़र गिव्स अस बेस्ट कॉस्मेटिक रिजल्ट्स, ठीक है ना। तो इस MCQ को हम देखते हैं। देखें इस पेशेंट को क्या है, मैक्यूलर रेश है, ठीक है ना, मैक्यूलर रेश है। अब मैक्यूल्स क्या होते हैं, देखिए मैक्यूल डिफाइन करें कि मैक्यूल इज़ अ फ्लैट लेन with well circumscribed change in skin color, ठीक है, लेस देन 1 सेंटीमीटर, इसको मैक्यूल कहते हैं, ठीक है ना, लेस देन 1 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल्स क्या है, फ्रेकल जो होता है वो एक मैक्यूल होता है, जिसको एपिथेलाइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह लेबियल मैक्यूल, ठीक है ना। तो मैक्यूल की अगर मैं आपको इधर एक वो दिखा दूँ, ये देखें मैक्यूल की जो एग्जाम्पल है वो देखें, ये इस तरह का मैक्यूल है इस पेशेंट को, ठीक है ना। तो अब इसका आंसर हमारे पास क्या है, लेज़र थेरेपी, ठीक है, लेज़र थेरेपी इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है ना। अब देखें कि ये पेशेंट को हीमेंजियोमा, इसकी डायग्नोसिस क्या है, इसकी डायग्नोसिस है कैपिलरी हीमेंजियोमा, ठीक है, कैपिलरी हीमेंजियोमा इसकी जो है डायग्नोसिस है, नॉट हीमेंजियोमा। देखिए देयर इज़ डिफरेंस, ठीक है। हीमेंजियोमा जो है वो बर्थ के साथ होगा, ठीक है ना।
और जो है सॉरी हीमेंजियोमा जो है बर्थ के साथ नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि कैपिलरी हीमेंजियोमा जैसा कि इस एमसीक्यू में भी कहा इन्होंने कि वो क्या है, सिंस बर्थ प्रेजेंट है, ठीक है ना। क्या है, सिंस बर्थ। ये देखिए मैं एमसीक्यू आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें, द लेयन इज सिंस बर्थ, ठीक है ना। तो जो हीमेंजियोमा होते हैं वो सिंस बर्थ नहीं होते, लास्ट एमसीक्यू में भी आपको बताया था, ठीक है ना। इतना तक याद हो गया, ठीक है। तो क्या जो कैपिलरी हीमेंजियोमा इसकी डायग्नोसिस है, सबसे पहले ये याद रखें, ठीक है। और देखें 14 साल तक ये इसका रिग्रेस नहीं हुआ, ये भी एक जो है क्लू जाता है, ये भी एक साइन जाता है टुवर्ड्स क्या, टुवर्ड्स कैपिलरी हीमेंजियोमा, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था ना, हीमेंजियोमास मोस्ट ऑफ देम दे रिग्रेस अप टिल 7 years ऑफ एज, ठीक है, 7 years ऑफ एज, ठीक है। जबकि इस केस में क्या हुआ है, इस केस में बर्थ के साथ ये प्रेजेंट किया है, बर्थ के साथ, और प्रोग्रेस करता गया है यहाँ तक कि मैक्यूल्स के बीच बीच में नोड्यूल्स भी बने हैं, ठीक है ना, नोड्यूल्स भी बने हैं। मैंने कहा था आपको डायग्राम बता के कि ये अगर मैक्यूल है तो बीच बीच में रेज्ड लेयन्स को नोड्यूल्स कहेंगे, ठीक है। उसकी वजह से ये सारा इसी वजह से है कि इसको हीमेंजियोमा नहीं बल्कि कैपिलरी हीमेंजियोमा है, ठीक है ना। देखें, याद रखें कि वेस्कुलर एनोमलीज है ना, वेस्कुलर एनोमलीज, वेस्कुलर जो एनोमलीज हैं, वेस्कुलर एनोमलीज, इसकी जो है ना 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, वेस्कुलर एनोमलीज की 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जो है इनमें से एक जो है उसको कहते हैं हीमेंजियोमास, ठीक है। एक को क्या कहते हैं, हीमेंजियोमास, और दूसरी को कहते हैं वेस्कुलर मेलफॉर्मेशंस, ठीक है, वेस्कुलर मेलफॉर्मेशंस। देखिए, हीमेंजियोमास और वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन, इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। हीमेंजियोमास जो हैं वो फिर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में आपको मिलेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में। वेस्कुलर मेलफॉर्मेशंस जो हैं वो सिंस बर्थ होते हैं, ठीक है ना। ये इनकी जो है मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। हीमेंजियोमा बर्थ के साथ नहीं होते, फर्स्ट वीक के साथ से स्टार्ट होते हैं। वेस्कुलर मेलफॉर्मेशंस आर सिंस बर्थ, ठीक है, ठीक है ना। अब जो वेस्कुलर मेलफॉर्मेशंस हैं, वेस्कुलर मेलफॉर्मेशंस, इनमें फिर क्या है, जो कैपिलरी मेलफॉर्मेशंस हैं CM, ठीक है ना, ये जो है मोस्ट कॉमन है, याद रखें, दीज आर मोस्ट कॉमन अमॉन्ग वेस्कुलर मेलफॉर्मेशंस, ठीक है ना। हमने क्या कहा था, कैपिलरी मेलफॉर्मेशन है, लिम्फेटिक मेलफॉर्मेशन है, ठीक है ना। इसी तरह हमने कहा था कि जो आर्टीरियल मेलफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, इन सब में जो कैपिलरी मेलफॉर्मेशंस हैं दे आर मोस्ट कॉमन, ठीक है, दे आर मोस्ट कॉमन। इसी तरह वेनस मेलफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। तो कैपिलरी जो हीमेंजियोमास हैं दे आर मोस्ट कॉमन, CM MC, MC मतलब मोस्ट कॉमन, CM मतलब कैपिलरी मेलफॉर्मेशंस, ठीक है ना, ठीक है ना। अब कैपिलरी मेलफॉर्मेशन जो है ये ज़्यादा कॉमन होते हैं मेल्स, फीमेल्स में, याद रखें, दे आर मोर कॉमन इन फीमेल्स, ठीक है ना। और इनकी जो है ठीक है, देयर फ्रिक्वेंसी इज़ मोर इन फीमेल्स, ये याद रखना है आपने। अच्छा, अब इसमें ये है कि इनकी कंपोजिशन देखें, दे आर कंपोज्ड ऑफ ठीक है ना, दे आर कंपोज्ड ऑफ कलेक्शंस ऑफ कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरी कलेक्शन, ठीक है ना,
कैपिलरी कलेक्शन कहाँ, डर्मिस के अंदर, ठीक है। कैपिलरी कलेक्शन सीसी, कैपिलरी कलेक्शन विद इन द डर्मिस। और दूसरी बात याद रखें कैपिलरी मेलफॉर्मेशंस के बारे में कि दे आर स्लो फ्लो लेयंस, दे आर स्लो फ्लो लेयंस, ठीक है ना। ये स्लो फ्लो लेयंस होती हैं, ब्लड सप्लाई इनके अंदर ब्लड फ्लो जो है वो कम रहती है, ठीक है ना, ठीक है ना। यूजुअली इनकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है, यूजुअली इनकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है, ये प्रेजेंट करते हैं पिंक, ठीक है ना, पिंक और रेड डिस्कलरेशन के ज़रिए, पिंक और रेड इंट्राडर्मल डिस्कलरेशन के साथ ये प्रेजेंट करते हैं। और ये कब प्रेजेंट करते हैं, अगेन दे प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है ना। बर्थ के टाइम ये रेड और पिंक इंट्राडर्मल डिस्कलरेशन जैसे ये प्रेजेंट करते हैं। और देखिए ये जो इन्वॉल्वमेंट इनकी होती है, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट की बात करें, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट या रेंज की बात करें, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो ये स्मॉल एरियाज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कभी कभी स्मॉल एरियाज़, या फिर इंटायर पूरे के पूरे फेस और पूरे के पूरे लिम्ब को भी ये अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक ये जाते हैं, छोटे एरिया से लेके पूरे लिम्ब और पूरे फेस तक भी ये जा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है, ठीक है। कैपिलरी मेलफॉर्मेशन की जो वेरिएंट्स मैं आपको बताऊं, स्पेशल वेरिएंट्स, इनकी स्पेशल वेरिएंट्स बताऊं तो इसमें एक वेरिएंट है हमारा स्टर्ज वेबर सिंड्रोम। आपने नाम सुना होगा, स्टर्ज वेबर सिंड्रोम, ठीक है ना, स्टर्ज वेबर सिंड्रोम। और दूसरा है पोर्ट वाइट स्टेन, पोर्ट वाइन स्टेन, ठीक है, STAIN स्टेन, ठीक है ना। अब स्टर्ज वेबर सिंड्रोम जो है इसमें देखें फेशियल जो है कैपिलरी मेलफॉर्मेशन होती है, इसमें क्या होती है, फेशियल कैपिलरी मेलफॉर्मेशन होती है। एरिया कौन सा होता है, जो ट्राइजेमिनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसका V1 और इसका V2 होता है, ठीक है ना। V1 कौन सा होता है, जो ऑप्थेल्मिक जो है डिवीज़न है, और V2 मैक्सिलरी डिवीज़न ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ नर्व, ठीक है ना। इस एरिया में ये स्टर्ज वेबर सिंड्रोम के ये मैक्यूल्स होते हैं जो कि कैपिलरी मेलफॉर्मेशन की वजह से होते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ में इनको ना इनमें इसमें क्या होती है पोर्ट वाइन सिंड्रोम में, सॉरी स्टर्ज वेबर में, एक तो ये हो गई, ठीक है ना। दूसरी क्या होती है, इसमें लेप्टोमेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट भी होती है, ठीक है ना, लेप्टोमेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट भी होती है। और तीसरी बात, ख़ास बात क्या होती है स्टर्ज वेबर सिंड्रोम में, कि इसमें ओक्यूलर इन्वॉल्वमेंट भी होती है, ओक्यूलर इन्वॉल्वमेंट भी होती है। किसमें, स्टर्ज वेबर इज़ अ फूल, निमोनिक याद रखें, ही इज़ अ फूल, ठीक है। फेशियल कैपिलरी मेलफॉर्मेशंस, ओक्यूलर इन्वॉल्वमेंट, लेप्टोमेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट, ये निमोनिक आपने याद रखना है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड पोर्ट वाइट स्टेन में क्या होता है, इसमें भी कैपिलरी मेलफॉर्मेशन होती है, कहाँ, फेस पे, ठीक है ना, फेस पे। लेकिन इसका एरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है, मैंडिबुलर डिवीज़न का, फिफ्थ नर्व का V2 सॉरी फिफ्थ नर्व का मैक्सिलरी और फिफ्थ नर्व का मैंडिबुलर डिवीज़न इसमें जो है इन्वॉल्व होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये स्पेशल वेरिएंट्स थे किसके, कैपिलरी मेलफॉर्मेशन के, ठीक है ना। अब देखें कि जो कैपिलरी मेलफॉर्मेशंस जो हैं इनकी जो ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, इनकी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, इनकी मैनेजमेंट ऑफ क्या, मैनेजमेंट ऑफ कैपिलरी मेलफॉर्मेशंस, ठीक है ना। इसकी मैनेजमेंट में फ्लैश लैम्प, पम्प्ड PDL लेज़र, ठीक है ना, लेज़र करते हैं, कौन सी लेज़र,
फ्लैशमैन पम्प्ड PDL लेज़र हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। और याद रखें जितनी जल्दी ये हो सके उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यानी कि 1 साल की एज से लेके आगे तक, ठीक है ना, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट इसकी हो सके, किसकी, कैपिलरी मेलफॉर्मेशंस की, फ्लैशमैन पम्प PDL यूज़ करते हैं, और जितनी जल्दी हो सके उतना बेटर है, ठीक है, सूनर द बेटर, ठीक है ना। अगर जो PDL के लिए पेशेंट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ख़ास परसेंटेज ऐसी भी है कि पेशेंट नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं, ऐसे केसेस में वी कैन यूज़ अदर लेजर्स, ठीक है, वी कैन यूज़ अदर टाइप्स ऑफ लेजर्स, ठीक है, इन केस ऑफ कैपिलरी मेलफॉर्मेशन। देखें कि लेज़र तो है, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट, लेकिन कैपिलरी मेलफॉर्मेशंस में जो है एक्सीजन डिबल्किंग, ठीक है, एक्सीजन डिबल्किंग का भी रोल है, ठीक है ना। लेकिन एक्सीजन डिबल्किंग हम किन केसेस में करते हैं, वो कौन से केसेस हैं जिनमें हम एक्सीजन डिबल्किंग करते हैं? वो केसेस हैं हमारे पास अगर वहाँ जो कैपिलरी मेलफॉर्मेशन जिस एरिया में हुई है उसके नीचे अगर हाइपरट्रॉफी हो, किसकी हाइपरट्रॉफी, सॉफ्ट टिश्यू की हाइपरट्रॉफी, या फिर जो स्केलेटल मसल की हाइपरट्रॉफी, ठीक है ना, जिसको स्केलेटल हाइपरट्रॉफी कहेंगे। अगर तो हाइपरट्रॉफी है अंडरलाइंग द कैपिलरी मेलफॉर्मेशन, तो हम क्या सोचते हैं उस पेशेंट के बारे में, एक्सीजन और डिबल्किंग के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। याद रखें, एक्सीजन एंड डिबल्किंग इज़ एन ऑप्शन फॉर कैपिलरी मेलफॉर्मेशंस, ठीक है ना। रेयरली क्या होता है, कैपिलरी मेलफॉर्मेशंस में क्या होता है कि हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है, जो ये थिक हो जाता है, ठीक है, कैपिलरी मेलफॉर्मेशन बहुत थिक हो जाता है और फिर हमें एक्सरसाइज करना पड़ जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पूरे का पूरा एनेस्थेटिक यूनिट, यानी कि फॉर एग्जांपल V1 सप्लाई कर रही है तो उसका पूरा एरिया, V2 इसी तरह पूरे का पूरा एरिया हमें क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। एक्सरसाइज करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, उसमें स्किन ग्राफ्ट के साथ हम क्या करते हैं, रीसरफेस करते हैं, ठीक है, स्किन ग्राफ्ट के साथ हम रीसरफेस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा MCQ है वो है, पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू इन OPD, ठीक है, एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम फ्रैक्चर ऑफ मिड ऑफ द मिडल फेलिंग्स, ठीक है ना, मिड ऑफ द मिडल फेलिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड फ्रेगमेंट्स। तो इसका हमारे पास क्या आंसर है, इसका हमारे पास आंसर है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है ना, इसका हमारे पास आंसर है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस स्लैश सब्लिमस, ठीक है ना। देखें कि जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, ठीक है ना, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये मसल जो है एक एक्सटेंसर फ्लेक्सर मसल है। दिस इज एन एक्सटेंसर फ्लेक्सर मसल, याद रखें, ठीक है ना, सॉरी एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक, ठीक है, एक्सट्रिंसिक फ्लेक्सर मसल, मतलब इट्स नॉट इंट्रिंसिक अमॉन्ग द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, ठीक है ना, तो ये एक्सट्रिंसिक फ्लेक्सर मसल है, ठीक है ना। अब ये इसकी अटैचमेंट कहाँ होती है,
इसकी अटैचमेंट देखें अगर, तो ये जो है ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है, ठीक है ना, ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है। इसी तरह ये जो है ये मिडल फेलिंग्स है, ठीक है ना, ये अगर मिडल फेलिंग्स है। अच्छा, इसी तरह ये जो है लास्ट में ये क्या है, ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है, ये मिडल फेलिंग्स है, ये डिस्टल फेलिंग्स है, ठीक है, ये है प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, ठीक है। अब जो यहाँ से फिर मेटाकार्पल स्टार्ट हो जाएंगी। अब जो फ्लेक्सर डिजिटोरम आता है ना, वो फ्लेक्सर डिजिटोरम जो मसल आता है वो ऐसे आएगा, ठीक है ना, ऐसे आएगा, आके कहाँ लगेगा, आके लगेगा एट द बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स, ठीक है। कहाँ लगता है ये, ऐसा एट द बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स, ठीक है, सॉरी एट द बेस ऑफ द मिडल फेलिंग्स, ठीक है। यहाँ पे आके इसका टेंडन लगता है, ये क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है, ठीक है ना। अब बेस ऑफ द मिडल फेलिंग्स पे लगता है, तो जब ये कंट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, जब ये कंट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस कंट्रैक्ट होगा, तो ये जो जॉइंट है, ठीक है ना, ये जो जॉइंट है इसकी फ्लेक्शन होगी, क्योंकि ये फ्लेक्सर है ना, इसकी फ्लेक्शन होगी, ठीक है। ये डोर्सल साइड ऑफ द हैंड है, और ये जो है कौन सी साइड है, ये वेंट्रल साइड, ठीक है, वेंट्रल साइड है, ठीक है। तो अब जब ये कंट्रैक्ट होगा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पेशेंट का यहाँ से फ्रैक्चर है, मिड ऑफ द, यहाँ पे इसका फ्रैक्चर है, ठीक है। तो मिड ऑफ द मिडल फेलिंग्स पे, मिडल फेलिंग, ये देखें मिड ऑफ द मिडल फेलिंग्स पे फ्रैक्चर है। जब फ्रैक्चर है तो FDS जो है कंट्रैक्ट होगा, तो डेफिनेटली डिस्प्लेस होगा ये। अब यहाँ पे फ्रैक्चर है तो डिस्प्लेस पे, इसीलिए यही पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड सेगमेंट। तो अब ये जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है, अगर ये कंट्रैक्ट हो गया तो ये इस तरह डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, ठीक है। इसीलिए जो है हमारा आंसर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखें कि जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होता है ना, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, वो ऐसे आता है, ऐसे आके इसको क्रॉस करता है, ठीक है ना, क्रॉस करके यहाँ पे लगता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ऐसे लगता है, ठीक है ना। ये है हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। तो अब इसका देखें, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस बेस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स पे लगता है, बेस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स पे लगता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि STHG स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट जो है उसमें वो कहता है कि कौन कौन से लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर एपिडर्मिस एंड सुपरफिशियल पार्ट ऑफ डर्मिस, ये हमारा आंसर है, ठीक है। एपिडर्मिस है इसमें, और एपिडर्मिस है और सुपरफिशियल पार्ट ऑफ डर्मिस इसका आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जो हमारी जो प्लेलिस्ट है प्लास्टिक सर्जरी में, उसमें मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं कि अबाउट ग्राफ्ट्स, अबाउट फ्लैप्स, फ्लैप क्या होते हैं डेफिनेशंस के साथ, उनकी क्लासिफिकेशन के साथ आप जाके देख सकते हैं। मेरे वीडियो चैनल पे आप 14 सर्च करेंगे तो आपकी प्लास्टिक सर्जरी की जो ग्राफ्ट्स एंड फ्लैप्स की जो बेसिक्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए कि जो स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट है, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट है, ठीक है ना। इसमें लेयर्स कौन कौन सी हो गई, लेयर्स कौन कौन सी हो गई, फॉर एग्जांपल इसमें एपिडर्मिस आती है पूरी की पूरी, और हाफ ऑफ द डर्मिस आती है, ठीक है। एपिडर्मिस प्लस हाफ ऑफ द
एपिडर्मिस, ठीक है ना, इसको आप सेड के नाम से याद रखें, निमोनिक है सेड। स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट हैज एपिडर्मिस एंड हाफ ऑफ द डर्मिस, याद रखें, ठीक है ना। अच्छा, अब इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थिन, मीडियम एंड थिक, ठीक है। ये होता है थिन, मीडियम टाइप का भी होता है, ठीक है, और थिक होता है, ठीक है ना, थिक होता है। जो थिन होता है, आई एम सॉरी फॉर माई पेन, थिन जो होता है इसकी जो 0.2 to 0.3 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है। मीडियम की 0.3 to ऑलमोस्ट अराउंड 0.45 या 0.5 mm तक इसकी थिकनेस, mm है ये, दिस इज़ नॉट सेंटीमीटर। अच्छा, इसी तरह जो थिक होता है उसकी 0.45 से लेके 0.75 मिलीमीटर तक होती है, याद रखें। इसमें 1 कोई भी नहीं है, इसमें 1 कोई भी नहीं है, अप टिल 1, ठीक है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह जो फुल थिकनेस होता है ना, जो फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट होता है, FTSG जिसको बोलेंगे फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, इसमें क्या क्या होता है, फुल थिकनेस है ये, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस, होल ऑफ द डर्मिस प्लस हाइपोक्यूटेनियस टिश्यू भी इसमें होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फेट, ठीक है, थोड़ी बहुत ये सारी इसमें होती है, ठीक है ना। फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट से जब हम फेट उतारते हैं ना, जब हम ये पूरा ग्राफ्ट लेते हैं तो उसकी जो फेट है ना, उसकी फेट को हम ट्रिम करते हैं, याद रखें, उसकी फेट को हम ट्रिम करते हैं, और इसका फेट की ट्रिम करने की वजह से इसका अपटेक इंक्रीज़ हो जाता है, ग्राफ्ट अपटेक इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट और फुल थिकनेस FTFG, ये FTSG है, ठीक है, फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो MCQ है, नेक्स्ट हमारा MCQ क्या है, नेक्स्ट हमारा MCQ है एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन, ठीक है ना, एब्सोल्यूट, माई पीस इज गोइंग स्लो, आई एम सो सॉरी, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन फॉर द स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है ना। क्या है एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन, हीमाटोमा ऑन द रेसिपिएंट साइट, pus on the recipient site, mechanical shearing forces at the recipient site, dead tissue at wounds bed, यानी कि wound bed और recipient site एक ही है, infection with GABA, ठीक है, GABA इसको मैं कहता हूँ गैमा हेमोलिटिक, सॉरी गैमा नॉट गैमा हेमोलिटिक, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक, स्ट्रेप्टोकोकस, गैप्स बोलता हूँ मैं इसको, गैप्स, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, याद रखिए, मैंने अपने लेक्चर्स में भी बताया हुआ है पहले कि जो गैप्स है दिस इज़ नोटोरियस फॉर ग्राफ्ट इन फेलियर, ठीक है, दिस इज़ नोटोरियस, ठीक है ना, सही है। अच्छा, एक और बात याद रखें कि जो रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस है ना फॉर स्किन ग्राफ्ट्स, अब ये तो थी एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन, ठीक है ना। देखें, जब भी ग्राफ्ट्स पॉजिटिव आएगा आपने क्या करना है, पेशेंट जो डिले करना है ग्राफ्टिंग को, ये मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ, याद रखें, डिले करना है, डिले करने के बाद पेशेंट को IV ड्रग्स पे रखना है, हाइड्रेट रखना है, ठीक है, हाइड्रेटेड रखना है, और जैसे ही कल्चर फिर नेगेटिव आएगा फिर आपने क्या करना है, ग्राफ्ट लगाना है, ठीक है। अब रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस ऑफ स्किन ग्राफ्ट क्या क्या हैं, रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस, रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं। रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले पस, एक्सुडेट या रेजिडुअल डेड टिश्यू या हीमाटोमा, रेसिपिएंट साइड, नंबर 1 पहली बात करते हैं कि रेसिपिएंट साइड पे डेफिनेटली हमने रेसिपिएंट साइड ही देखनी है। रेसिपिएंट साइड के ऊपर अगर पस हो दैट इज़ अ रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन, ठीक है। अगर डेड टिश्यू हो दैट इज़ अ रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन।
अगर हिमाटोमा हो दैट्स ऑल्सो अ रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन। और क्या, और अगर एक्सुडेट हो कोई, ठीक है, एक्सुडेट हो दैट्स ऑल्सो अ रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन, ठीक है ना। दूसरी जो रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है, बहुत सारी है, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। दूसरी जो रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है वो है, दूसरी रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो मैकेनिकल शेयरिंग फोर्सेस, ठीक है, मैकेनिकल शेयरिंग फोर्सेस, ठीक है, दूसरी कंट्राइंडिकेशन हो गई। अच्छा, इस तरह एवेस्कुलर एरिया, तीसरी जो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है, ये सारी कंट्राइंडिकेशंस ही हैं लेकिन ये रिलेटिव है, याद रखें, ठीक है ना। तीसरी कंट्राइंडिकेशन है मैकेनिकल शेयरिंग, तीसरी कंट्राइंडिकेशन है एवेस्कुलर एरिया, ठीक है ना। अब एवेस्कुलर एरिया कहाँ, ऑन द रेसिपिएंट बेड, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल टेंडन हो, फॉर एग्जांपल बोन हो, फॉर एग्जांपल क्या हो, साथ साथ एक्सपोज बोन हो, एक्सपोज टेंडन हो और एक्सपोज कार्टिलेज हो, ठीक है ना। तो ये सारे एवेस्कुलर एरियाज़ हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती इतनी, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह फिर ये जो है तीन जो है मैंने आपको रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस बता दिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस क्या है, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस देखें, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस की बात करें तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस, ठीक है ना। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस जो हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले है गैप्स, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना, एच है ये, ठीक है ना, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना। इसका इन्फेक्शन अगर हो तो फिर मैंने वही बात बताया, आपने ग्राफ्ट को डिले करना है और पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स पे रखना है, ठीक है। और जब पेशेंट फ्री ऑफ गैप्स हो तो वापस लाके उसकी ग्राफ्टिंग करनी है। अब जो गैप्स है ये करता क्या है, देखिए गैप्स जो है, जो स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट है ना, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा तबाह कर देता है इसको, ठीक है ना, इसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है ना। फिर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स पार्शियल थिकनेस डिफेक्ट ऑफ डोनर साइड इनटू फुल थिकनेस। अगर पार्शियल थिकनेस का डिफेक्ट है तो उसको ये फुल थिकनेस में कन्वर्ट करा देता है, टिश्यू को तबाह कर देता है उधर, ठीक है ना। इसी तरह अगर कहीं गैप्स है और पेशेंट को पार्शियल थिकनेस है तो आप ये ना समझें कि वो वाकई पार्शियल थिकनेस है, गैप्स उसको फुल थिकनेस में कन्वर्ट करा देगा, बड़ा हरामी है, ठीक है। इसी तरह अगर याद रखें, अगर दूसरी बात याद रखें, इफ़ दूसरी कंट्राइंडिकेशन, इफ़ जो वूंड का बेड है, वूंड बेड है, देखें वूंड को मैं इस तरह लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। अगर वूंड बेड जो है वो ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, क्या बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, किस रेट से, ग्रेटर देन 10, ठीक है ना, टू 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर ऐसा भी है तो फिर ग्राफ्ट, ये भी एक कंट्रा इंडिकेशन है स्किन ग्राफ्टिंग के लिए, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखने हैं। तो अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट एमसीक्यू करने से पहले हम ये वीडियो यहाँ पे रोक देंगे क्योंकि मेरा जो पीसी है वो स्लो हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।